मैंने आपको पेड़ और पौधों के पोषण के बारे में पढ़ा दिया है। एक टॉपिक क्लियर हो गई है। दूसरी टॉपिक आपकी है अमीबा में पोषण। पेड़ पौधे किस तरह से अपना भोजन बनाते थे तो पूरा आपको प्रोसेस दिया हूं, है ना। प्रकाश संश्लेषण आपको पढ़ाया हूं, उसको समझिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है। अमीबा किस तरह से भोजन को या भोजन या भोज्य पदार्थ के कणों को पकड़ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद वाली जो टॉपिक बनेगी आपकी, वो बनेगी मानवों में पोषण। मानवों में पोषण, ये 3 टॉपिक आपको पूरे लेसन में मिलेगी। केवल 3 टॉपिक। पेड़ पौधों में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा के साथ आएगा पैरामीशियम यूग्लिना, उसके बाद मानवों में, चाहे आप औरत को ले लो, चाहे आदमी को ले लो, चाहे किसी छोटे बच्चे को ले लो, सभी में पोषण एक जैसा होता है। समझ रहे हो ना। तो इसमें जो टॉपिक आपकी है अमीबा में पोषण को समझो। चलो देखो, अमीबा में पोषण, पोषण किसे कहते हैं, कोई बताएगा? पोषण किसे कहते हैं? जो जीव जिन खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण करता है, लेता है, अपने भूख को समाप्त करता है, उसे हम लोग कहते हैं पोषण या न्यूट्रिशन। सिंपल चीज। अमीबा किस तरह से अपना पेट भरता है, अमीबा किस तरह से किसी भोज्य पदार्थ या इंसेक्ट कणों को क्या करता है, पकड़ता है या अपने भोजन को, ठीक है, करता है। अच्छा, सबसे पहले अमीबा की बात करते हैं। अमीबा दुनिया में सबसे पहले आने वाला एक जीव है। सबसे पहले जन्म इसका ही हुआ था, यानी अमीबा का। और अमीबा एक कोशिकीय जीव माना जाता है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा किस तरह से भोजन करता है? अमीबा के शरीर में, अमीबा के शरीर में केवल एक कोशिका होती है। सोचो, जब धान उनकी खेती होती है, जहां पानी रहता है उसके अगल बगल जब देखे होंगे आप लोग, काई जैसा रहता है, पकड़ते हैं तो वो टूट जाता है, कई भागों में, कई हिस्सों में टूट जाता है। उसको क्या कहा जाता है बताओ? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अमीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीबा कहते हैं। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, सब लोग जान लो। अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक। अमीबा जो भोजन करता है कुटपाद की सहायता से भोजन करता है। कुटपाद की सहायता से अमीबा अपने कुटपाद की सहायता से पोषण करता है। कुटपाद क्या होता है उसको भी बता देता हूं, ठीक है। इसके शरीर में केवल एक कोशिका होती है, आप जानते हो। जब एक कोशिका होगी तो इसके एक कोशिका में भैया एक केंद्रक होंगे। कितने केंद्रक? एक केंद्रक होंगे। फिगर से समझो, कोशिका का फिगर बनाने जा रहा हूं। किसका? अमीबा की कोशिका का। भैया अमीबा की कोशिका का एक निश्चित आकार नहीं होता है, तो ये ए ले लो फिगर में। दूसरा फिगर ले लो,
किसी भी आकार में हो सकता है। नहीं, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। चप्पल के जो खड़ाऊ होता है ना, खड़ाऊ जैसा होता है, उसको पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम भी एक कोश की जीव है, यूग्लिना भी एक कोश की जीव है, जिस तरह से अमीबा भी एक कोश की जीव होता है। ठीक, अब देखो ये अमीबा की संरचना है। इस अमीबा के बीचों बीच में एक केंद्रक होता है, एक भाग होता है जिसको केंद्रक कहा जाता है। ये केंद्रक है, इसका नाम क्या है बताओ? केंद्रक। इसको केंद्रक कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। अब इनमें भैया जीव होता है, कौन सा पदार्थ का भैया समझो पहले। ये तो जीव तो भैया है, इनके बॉडी में, इनके बॉडी में द्रव होता है, जिस द्रव का नाम है प्रोटोप्लाज्म। इनके शरीर में द्रव होता है जिस द्रव का नाम है प्रोटोप्लाज्म। समझो, ये सभी हिस्से कौन है भैया? ये प्रोटोप्लाज्म है। इस प्रोटोप्लाज्म को दो हिस्से में बांटा गया है। इस वाले को बोलते हैं हम लोग हिंदी में जीव द्रव्य। जीव के कोशिकाओं में उपस्थित जो द्रव होता है उसको जीव द्रव कहा जाता है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है दो हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला बढ़ता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, साइटो शब्द का अर्थ होता है सेल से, कोशिका से, और जो प्लाज्म होता है वो होता है जीव से, मतलब द्रव से। तो साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि जिस कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो इसको बोलेंगे हिंदी में कोशिका द्रव्य। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म का हिंदी नाम क्या है? केंद्रिका द्रव्य। ठीक, बात को समझो। और ये जो आपको जगह जगह पे संरचना देखने को मिल रही है, ये आपका केंद्रक है भैया। जो केंद्रिका द्रव्य होगा वो केवल केंद्रक में पाया जाएगा। मैंने बोला आपसे कि जो पूरा द्रव है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। लेकिन इस केंद्रिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रिका द्रव या जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये केंद्रक है। बात को समझिए, स्टेप पूरा, स्थिति फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा देता हूं। ठीक, आपको जो ये हिस्से मिल रहे हैं, जो जगह मिल रहा है, इसके चारों तरफ जो परिधि दिख रही हो उस परिधि को कहा जाता है कुटपाद। इस परिधि को, जहां से भोजन को निकलता है ना, इसका एक निश्चित मुख नहीं होता है। इसका कोई निश्चित मुख नहीं होता, ध्यान से समझो। इसका कोई निश्चित मुंह नहीं होता है, इसलिए कहीं से भी भोजन को क्या करता है? कहीं से भी भोज्य पदार्थ के कणों को खा सकता है। समझ रहे ना? यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। वो कहीं से भी भोजन के कणों को खा सकता है भैया। तो जिस जगह से भोजन को खाता है उसके उस जगह को मुंह कहा जाता है, मुख कहा जाता है, लेकिन वो निश्चित मुख नहीं होता है, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं कुटपाद। तो उसको कहा जाता है, साइंस ने एक शब्द दे दिया था कुटपाद। ठीक है, तो ये क्या है भैया? ये कुटपाद है। यहां भी कुटपाद, यहां भी, मतलब जहां से पकड़ लेगा उसको कुटपाद कहा जाता है। कुटपाद। कुटपाद की सहायता से अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। मान लेता हूं प्रथम स्थिति में समझो। प्रथम स्थिति में समझो भैया बढ़िया से। इसमें आप ले लो जैसे अमीबा को, इसके सामने कोई, मान लो कोई खाद्य पदार्थ है, ये है ना। अब यह अमीबा इसको खाना चाह रहा है, अपना पेट भरना चाह रहा है।
ये तो केंद्रक आप जानते हो। अब ये अमीबा इसको खाना चाह रहा है, अपना पेट भरना चाह रहा है, वो कैसे खाएगा? फुटपाथ यहां से प्रथम स्थिति में इस फुटपाथ के पास जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये खाद्य पदार्थ ही इसके पास आएगा। ये अमीबा का फर्स्ट सिंबल है भैया, ये खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ का कण है। प्रथम स्थिति में मान लो ये अमीबा है और वो क्या है? खाद्य पदार्थ है जिसको वो खाना चाह रहा है। सेकंड स्थिति में लेता हूं, ध्यान से समझना। ये अमीबा क्या काम करेगा बच्चा? अच्छे से समझो। अब यह अमीबा धीरे धीरे इस खाद्य पदार्थ के कणों के पास आ गया है। सोचो, प्रथम स्थिति में बहुत दूर था, अब थोड़ा पास आ गया है। तीसरे स्थिति में ये एकदम ये जो खाद्य पदार्थ है इसको अपने कुटपाथ की सहायता से हिस्से से वो निकल रहा है। सोचो, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। मैंने बोला आपको साफ साफ कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, इसलिए निश्चित शेप नहीं है। ये अमीबा भैया कैसे भी बना सकते हो आप, बेलनाकार, वृत्ताकार, किसी भी तरह से बना सकते हो आप भाई। ये क्वेश्चन आपका ना उठे कि वो किसी तरीके से बना सकता है। सब अमीबा है, अमीबा किसी भी आकार का हो सकता है, कोई निश्चित आकार इसका नहीं है। हमारा निश्चित आकार है भैया, दिख रहा हूं मानव जैसा एकदम साफ साफ, लेकिन इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। अब ये खाद्य कणों को अपने अंदर कुटपाथ की सहायता से निकल रहा है। अब खाद्य को जहां ये रखा है उसके आसपास कुछ खाली हिस्से दिख रहे हैं। ध्यान से देखो, इसके आसपास जो जहां पे ये खाद्य पदार्थों को लिया है उसके आसपास कुछ हिस्से दिख रहे हैं जिसको कहा जाता है, जिसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। देखो कुछ खाली जगह दिख रहा है आपको, खाली जगह दिख रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका का मतलब जो खाद्य पदार्थ उस अमीबा के कुटपाथ की सहायता से निकल रहा है और उसके अंदर जाने में जहां पे जगह स्पेस बच गया है, जगह जहां पे खाली बच गया है, उसको कहा गया है खाद्य रिक्तिका। समझ रहे हैं? अब मान लो निकल लिया है, अब जैसे ये निकल लेगा तो उस खाद्य पदार्थ के कणों को निकलने के बाद वो अपच करेगा। अपच समझो पहले, अपच का मतलब होता है उसको निकालेगा। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन 7 घंटे 8 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे बाद निकालते हैं, ठीक है? वो हम लोग क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों के रूप में एनएस के माध्यम से बाहर निकालते हैं। उसी तरीके से क्या काम करता है? बस इस उत्पाद को बस ओपन कर देगा ऐसे, और वो जो खाद्य रिक्तिका होगा, मतलब खाद्य रिक्तिका के अंदर या उत्पाद के द्वारा जो भी भोजन आता है वो अपने आप निकल जाएगा। तो जो भोजन वो खाता है, जो भी निकलता है, वो भोजन अपने आप क्या करेगा? उसके उत्पाद को खोलते ही बाहर हिस्से में क्या करेगा? फूड पाइप कहते हैं। आहार मतलब होता है भोजन, नाल मतलब होता है नली। तो जिस नलियों से, जिस पाइप से भोजन पूरा प्रोसेस होके जाता है उसको कहते हैं आहार। क्या कहेंगे? आहार नाल। आहार नाल की जो टोटल लंबाई होगी ना बच्चा, सभी लोग जानते हो, आहार नाल की जो टोटल लंबाई होती है वह होती है 32 फीट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं लगभग 10 मीटर। कितना? लगभग कितना बताओ? लगभग 10 मीटर लिख लो, अभी कैलकुलेशन करा देता हूं कैसा 10 मीटर आता है। 9.75 मीटर आएगा करीबन। देखो कुछ लोगों को दिक्कत होगी तो 32 फीट को जो है चेंज कर लो, अभी कैलकुलेशन कर लो। 1 फीट में कितना इंच होता बताओ?
1 फीट में कितना इंच होगा बताओ, तो बताओ भाई। 1 फीट में 12 इंच होगा भैया। तुम लोगों को इंचेस नहीं पता है क्या? तो फिर 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। चेंज कर लो, ध्यान से देखो। 32 गुणे 1 फुट 12 इंच के बराबर, और हर इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। 5×4 गुणा कर लो। 12 गुना 24 के 4, हाथ में लगा दो। 12×3 = 36, 2 38, 384 गुणे 2.54। करीबन इसको 3 मान के चलो, लगभग 3 मान के चलोगे तो तुम्हारा आएगा 3 चौक के 12, 12 के 2 लगा 1, 3/24, 24 1 25 के 5 लगा कितना 2, और 3 3 के 9 2 11 11 इतना मीटर, यानी 1152 मीटर लगभग। पॉइंट वाला मैंने लिया था, थोड़ा कितना पड़ गया 36.36 पड़ गया, इसलिए करीबन ये आएगा आपका टोटल। ऐसे गुणा करोगे तुम, गुणा कर लो। 384 में 2.5 का गुणा करके देखो तो कितना आ रहा है, 9 तुम्हारा करीबन आएगा कितना, 9.75 करीबन आएगा। गुणा करो भाई, तो मोबाइल से करो, गुणा दो। ए बाबू मोबाइल से गुणा करा था, प्रियांशु जी यहाँ बैठ जाइए, पढ़ जाइए। 384 गुणे 2.54, वहां बैठ जाइए, वहां देखो, थोड़ा सर्कल लीजिए, कितना आ रहा है 975.36। देखिए भाई, मैंने जो बताया था इसको मैंने 3 मान के लिया तब इतना आया, इसको मैं पॉइंट में लूंगा तो तुम्हारा जो आंसर आएगा देखो 975 करीबन आ रहा है ना। 975 मतलब लगभग 10 के, मतलब 1000 के लगभग है। तो इस 1000 को मतलब हम कह सकते हैं भैया 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर करीबन, है ना। और पूरा सेंटीमीटर में आ रहा भैया, सेंटीमीटर में टोटल है, ये सेंटीमीटर की वैल्यू निकाला हूं। 1000 सेंटीमीटर में कितना होगा मीटर बताओ, 10 मीटर। तो कैलकुलेशन में आपका आएगा 975.36 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करोगे करीबन 10 मीटर आएगा। कर लो जल्दी इसको। ऊपर वाला या बीच, ऊपर वाला बस दबिएगा। सुन लो तुम, आहार नाल आपसे जब भी कोई पूछता है तो उसको कैसे डिफाइन करोगे तुम? आहार मतलब क्या होता है बताओ? भोजन होता है। और नाल मतलब क्या होता है? नली होता है, जिसको ट्यूब कहते हैं या पाइप कहते हैं। तो ऐसे नली, जिस नली में भोजन क्या करता है, जाता है, उसको आहार नाल कहते हैं। इस तरीके से भी हम इनको बोल सकते हैं कि भैया देखो, मुंह से लेकर के, ध्यान से समझो, जो ओठ वाला हिस्सा है उसके अंदर से, मतलब यहां से लेकर के पूरा जहां से तुम भोजन निकालते हो, मतलब तुम एनएस के माध्यम से बाहर करते हो, ठीक है, लैट्रिन, सिंपल चीज। तो टोटल वहां तक की प्रक्रिया क्या भैया, वो पूरा संरचना क्या बताओ? संरचना, प्रक्रिया नहीं, संरचना। तो आपके मुख से लेकर के जहां से भोजन को निकालते हो, मतलब भोजन डायरेक्ट ना निकली, उसको पीछे पासे का अमाशय, अमाशय के अंदर आपका जठर ग्रंथि होगी, जठर ग्रंथि के अगल बगल होगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एससीएल होगा, श्लेष्मा होगा। 4 चीज होता है, ध्यान से सुनो, हर चीज तोड़ के दूंगा, एक भी हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। और उस अमाशय के सबसे पहले हिस्से वाले को बोला जाता है कार्डियम, और लास्ट वाले हिस्से को पाइलोरिक। और पाइलोरिक और छोटी जो आंत है वो जुड़ी रहती है आपस में एक दूसरे से, जैसे कि
एक पाइप को दूसरे पाइप से जब हम जोड़ते हैं और रस्सी से बांधते हैं, उसी तरीके से छोटी आंत और जो आपका जिसको श्लेष्मा कह सकते हैं, श्लेष्मा के नीचे वाले भाग जो अमाशय का निचला हिस्सा होता है जिसको पाइलोरी कहते हैं, वो आपस में बाधा आता है। ठीक है, कभी कभी जब उस छोटी आंत या बड़ी आंत में दिक्कतें पैदा होती हैं या जलन जैसा होता है, तो उसके बगल में जो अग्नाशय होता है वो पैदा करता है अग्नाशयिक रस को। और अग्नाशय रस क्या काम करता है भैया? वो देने का काम करता है, रसों को छोड़ने का काम करता है। उसी तरीके से जो आहार नाल है, तो मुंह से लेकर के एनस तक की पूरी संरचना को, लंबाई को हम लोग आहार नाल कहते हैं। सोचो तुम लोग, आहार नाल किसको कहते हैं? तो देखो, भोजन कहाँ डालोगे? भोजन यहाँ मुंह में डलवा लो, अब मुंह के अंदर आ करवा लो, तो खाली स्थान है, और उस खाली हिस्से को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। तो मुंह के अंदर खाली जगह को मुख गुहा कहा जाता है। अब जब भी आप भोजन को अंदर डालोगे तो सबसे पहले आपका दिखेगा, सबसे बाहर में कौन है? आपका होंठ है। सबसे लचीला भाग होंठ होता है, और सबसे शरीर का कठोर हिस्सा कौन है? दांत। सोचो, सबसे लचीला भाग कौन होता है? सबसे लचीला आपका भाग कौन है? मुलायम सबसे होंठ है, और उससे भी लचीला कौन है? आंख। फिर सबसे कठोर एनिमल टिथ। सोचो, जो कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बना है यार, इसलिए मैं आपको रोका हूं ना कि समझ लो कुछ टॉपिक, तो बायोलॉजी में सब में है, टॉपिक समझिए ना क्या करना है। कोशिका हम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी सारी चीजें है। समझा रहा हूं आपको कमरे में। देखो, तो मुख गुहा इसमें समझो, पहले मुख गुहा को समझिए। तो मुंह के अंदर खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख गुहा कहते हैं। जहां पे क्या करता है? भोजन जाता है, और भोजन को पहले हम इसमें रोकते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट भोजन चला जाता है अंदर, नहीं, भोजन पहले मुंह में डालते बच्चा, तो वहां पाचन करने वाला होता है कौन? उसको चबाने, कुतरने, चिरने, फाड़ने वाला होता है दांत। तो भैया मुख गुहा किसे कहते हैं भैया? बताओ जल्दी। मुंह के अंदर खाली जगह को क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। और मुख गुहा में ही हम लोग भोजन को डालते हैं, जबकि इसको मुंह कह देते हैं। सोचो, अब उसी मुंह में सबसे पहले पाचन होता है। और क्वेश्चन बनेगा आपका पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले पाचन शरीर के किस भाग में होता है? किस भाग में आरंभ होता है? तो उसका आंसर क्या बनेगा बताओ? मुंह बनेगा। क्या बनेगा बताओ? मुंह बनेगा। मुंह में ही सबसे पहला पाचन होता है। पाचन कई तरीके का होता है, कई जगह होता है। पाचन सिखा दे रहा हूं कहां कहां पाचन होता है। देखो, सबसे पहले मुंह में पाचन होगा, दूसरा पाचन होगा अमाशय, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, तीसरा पाचन होता है आंतों में, चौथा पाचन होता है वृक्क के पास, वृक्क जिसको गुर्दा कहते हैं यानी किडनी कहते हैं, और चौथा पाचन होता है भैया जो मल वाला पाचन होता है, वो एनस में होता है, मलाशय में। और मलाशय का मतलब होगा जहां पे मल जाके इकट्ठा होता है, जिसको लोग लैट्रिन कहते हैं, भाई बाहर निकालते हैं वो चीज। सोचो, इधर पूरा खोल के बता रहा हूं तो समझ लो अच्छे से। तो सबसे पहला सर्वप्रथम जो पाचन होगा वो शरीर के मुंह वाले हिस्से में हो जाएगा। और मुंह के देखो, जब पाचन होगा तो भैया अंदर कैसे जाएगा? भैया पाचन करने के लिए दूसरा काम कौन करता है भैया? दांत। दांत होते हैं कितने प्रकार के भैया? दांत होते हैं 4 तरह के। और दांत बनते किससे हैं? दांत बनता किससे है? दांत किस चीज का बना होता है? कठोर क्यों होता है? भैया तुम शरीर को ना मरने के बाद जला दो कि दांत जल्दी जलता नहीं है, जल्दी राख नहीं होता है। नहीं तो पूछ लीजिएगा किसी से। भैया जो दांत होता है ना वो सबसे मजबूत होता है। ये कैल्शियम से और फास्फेट से, फास्फोरस से क्या होता है? बना रहता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भैया, हिंदी में अच्छे से लिख दो, कैल्शियम और फास्फेट। सोचो, फास्फेट PO4 भी बोल सकते हो, ठीक है। जब आपको PCl3 पढ़ाऊंगा, PCl5 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या होता है। देखो, कैल्शियम क्या होगा भैया? कैल्शियम हमेशा सफेद क्यों दिखता है? दूध सफेद क्यों दिखता है? क्योंकि भैया दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, फैट होगा, एन होगा।
फास्फेट, जो फास्फेट होता है वो भी क्या होता है, सफेद जैसा होता है भैया। तो कैल्शियम के कारण ये दांत क्या दिखता है, सफेद। कोलगेट जो मंजन करते हो उसमें भी कैल्शियम मिलाया जाता है ताकि आपके दांत को सफेद कर सके। सोचो, है ना। तो दांत होते कितने हिस्से, कितने प्रकार बताओ। दांत के 4 प्रकार। ठीक, दांत के 4 प्रकार सब लोग लिख सकते हो भैया। सबसे पहला कौन होगा, सबसे पहले होगा कृंतक, दूसरा होता है मेरा रदनक, और तीसरा होता है अग्रचवड़क, और चौथा जो होता है बच्चे यहां लिख देता हूं चवर्णक। इंग्लिश में भी लिख देता हूं। कृंतक को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कृंतक को बोलते हैं, बताओ क्या बोलेंगे, इंसाइजर। दूसरा जो होगा हमारा रदनक होगा, रदनक को कैनिन भी कहा जाता है, ठीक, कैनिन। और तीसरा होगा अग्रचवड़क, अग्र मतलब जो आगे वाला चौड़क, जो चौहर होता है उसको अग्रचवड़क कहते हैं, ठीक है। चौड़क के पहले ही अग्रचवड़क आ गया होता है, तो भैया अग्रचवड़क को बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर, तुम सोचो प्री मतलब क्या होता है। जब आईएएस का एग्जाम देने जाओगे ना तो सबसे पहले प्रीलिम्स निकालोगे, तो उसको प्रीलिम्स क्या कहा जाता है भैया, प्रारंभिक परीक्षा। इसलिए जब भी तुम्हारे पास अग्रचवड़क की बात आती है तो उसमें प्रीमोलर होता है, मतलब जिसको कहोगे आप लोग, जिसको अग्र बोलोगे, आगे वाले चौहर को हम लोग बोलते हैं अग्रचवड़क। और जो चौथा आपके सामने आएगा वो होता है आपका कौन सा, चवर्णक, चौहर, चवर्णक। चवर्णक को क्या बोलते हैं, मोलर कहते हैं। दांतों की संख्या वयस्क में कितना होती है, जो वयस्क बंदा होगा जिसकी उम्र कम से कम करीबन 18 वर्ष हो गई होती है या 18 प्लस है, उसके मुख में कितने दांत होंगे, 32 हो जाते लगभग। तो वयस्क जो मानव होगा, जो बंदा होगा, उसमें 32 दांत टोटल हो जाते हैं। और कौन कितना होता है वो भी लिखा देता हूं, ध्यान से समझो। आगे वाला सबसे पहला जो दांत होगा वो आपका होगा कृंतक। कृंतक देखो भैया, कृंतक से खतरनाक दांत होता है रदनक। रदनक, रदनक सबसे खतरनाक दांत होता है, जो कि चोक जैसा निकला रहता है, समझ रहे हो ना। तो अब तुम सोचो कि जो आपके सामने कृंतक दांत होता है वो आगे 4 होता है, इस नीचे वाले में, नीचे वाले जबड़े में भी 4 और 4 ऊपर, तो 4 4 8, तो 8 होते हैं आपके कृंतक दांत। ध्यान से समझो, कृंतक दांतों की संख्या कितनी होगी बताओ, 8 होती है। 4 नीचे वाले में, 4 ऊपर वाले में, कितना, 8 होती है। ध्यान से सुनो, जब रदनक की बात करते हैं तो रदनक इस 4 को छोड़ने के बाद एक ठो इधर होता है, एक ठो इधर होता है। अब आ करोगे देखोगे तो इसमें एक ठो नुकीला जैसा तुम चौक दांत होगा, नीचे 2 ठो और 2 ठो ऊपर होता है, देखो यहां। तो ये वाला दांत और इधर दांत, 2 और 2 ऊपर होता है 4। तो जो रदनक दांतों की संख्या होगी कितनी होगी, 4 होगी, समझ रहे ना, कितनी, 4। अग्रचवड़क भैया समझो पहले, अग्रचवड़क कितने हुए, 8 4 12। अग्रचवड़क भी 8 होते हैं। देखो नीचे वाले जबड़े में 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, 4, और 4 ठो ऊपर होंगे, मतलब 2 उधर और 2 ठो उस साइड, तो 8 ये भी होते हैं। तो अग्रचवड़क भी 8 होते हैं। जो चवर्णक होता है ना वो लास्ट में आता है। जब चवर्णक दांत आता है ना भैया, अग्रचवड़क के आने से, ठीक है, मतलब जैसे सुनो, जो रदनक होगा, रदनक के बाद अग्रचवड़क, जब अग्रचवड़क दांत आता है उस समय जो आपका जबड़ा होता है वो दर्द करने लगता है, मुंह दर्द करता है, रोटी नहीं कुछ आ पाती है, चावल के कण को नहीं कुछ पाओगे, तो उस समय दर्द करता है, मुंह बहुत तेजी से मुंह दर्द करता है। और उसके बाद जो आता है कुछ समय के बाद जो चवर्णक दांत आता है, वो चवर्णक और दर्द करता है, मसूड़ों को, जबड़ों को और तेजी से दर्द करता है। तो जब ये चवर्णक दांत आता है तो वो भी बहुत तेजी से दर्द करता है। तो कभी कभी जब हम लोग का भी दांत आया था तो हम लोग क्या करते थे कि रोटी नहीं कुछ पाते थे, 2 दिन 3 दिन तक दांत दर्द करता था, मुंह दर्द करता था, सबका करता है।
ऐसा कोई नहीं जिसका कि चौड़क जब आया होगा तो उसका दर्द नहीं करता होगा, कर रहा होगा। ठीक, अब इसकी संख्या होती है टोटल कितनी, 12। देखो 8 4 12, 12 8 20, 20 हो गया। इनकी होती है टोटल संख्या कितनी, 6 नीचे 6 ऊपर। खुश रही भैया। तो 3 इधर होगी 3 इधर होगी निचले वाले जबड़े में, तो कितना हुआ 6, और 3 इधर ऊपर वाले में और 3 इधर, तो 6 6 12। तो इनकी संख्या टोटल 12 होगी। इनको एक शॉर्ट ट्रिक से दे रहा हूं आपको, इसका I, इसका C, इसका P, इसको P और M, PM, और इसका M। ध्यान से समझो, शॉर्ट ट्रिक है, I, इसका C, इसका P और M, PM, इसका M। तो इसमें देखोगे आप 8, इसमें 4, इसमें कितना 8, इसमें 12, टोटल जोड़ लो 32 आएगा टोटल जोड़ करके। एकदम शॉर्ट ट्रिक है। इंसाइजर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर, टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है बताओ, 32 होगी पूरे दांत। जब दूध के दांत आपसे पूछे जाएंगे तो दूध के दांतों की संख्या होती है टोटल 20। वो 6 महीने के लगभग आपके दांत छोटे बच्चों में आने लगते हैं। और दूध दांतों की संख्या कितनी होगी, दूध के दांत, आ जाओ भैया, दूध के दांत कितने होते हैं, कितने होंगे टोटल 20। खुश रहे भैया, 20। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और 20 दूध के दांत टूट जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि मारेंगे कि पूरा दूध के दांत में टूट जाएगा एक का ऊंचा में, तो भैया टूटता नहीं है, वो अपने से टूटता है। खाना का बड़ा लचीला होता है, बड़ा एकदम नरम होता है, टूट जाता है। कुछ भी दाबोगे, छोटा बच्चा जो रहेगा मान लीजिए लकड़ी में तोड़ेगा तो टूट जाएगा फटाक से, एकदम कच्चा होता है। उस समय जो कैल्शियम और फास्फेट रहता है उस दांत में बहुत कम मात्रा में रहता है, जिसके कारण कि वो मसूड़ों से क्या करता है, वो जबड़ों से हट जाता है साइड में, है ना। तो दूध के जो दांत हैं वो कितने होते बताओ, 20 होते हैं। तो ये तो दांतों के बारे में था भैया। उसके बाद जब आप पढ़ोगे आगे तो आपके सामने दूसरी टॉपिक क्या बनेगी, लार ग्रंथि बनेगी। लार ग्रंथि सुन लो भैया, टॉपिक तोड़ने जा रहा हूं। लार ग्रंथि लिखो, चलो लार ग्रंथि। ग्रंथि नहीं, ग्रंथि थी है। ठीक है, लार ग्रंथि को सलाइवा जानते हो तुम लोग, सलाइवा का नाम सुने होगे। लार ग्रंथि में एक रस होता है जिसको कहते हैं लाला रस या लार रस। ठीक, लार ग्रंथि उसे कहते हैं जो पानी जैसा छोड़ता है, सलाइवा। सलाइवा भैया, तो लार ग्रंथि में होगा बच्चा लाला रस या लार रस, और यही भोजन में मिलता है और भोजन को बनाता है नरम। मान लो चावल दाना को तुम पूछ रहे हो और दाना जो है एकदम बिल्कुल कड़ा है और अंदर जैसे जाएगा ना तो उसमें लार ग्रंथि रसों को छोड़ती है जिसमें कुछ एंजाइम होता है। बस लास्ट टॉपिक है एंजाइम, और वो एंजाइम होगा सबसे पहले टाइलिन, दूसरा होगा एमिलेज या इसको एमाइलेज कहते हैं, माइलेज बढ़ जाएगा। ठीक, टाइलिन, एमिलेज और लाइपेज। तीन, टाइलिन, एमिलेज जिसको एमाइलेज भी पढ़ते हैं और लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है बताऊंगा आगे। जब जाओगे तुम लोग पेप्सिन के पास, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा।
तो बताऊंगा उसके बाद की एंजाइम्स का काम क्या होता है। रहने दीजिए बस।